अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन का आगाज़ कर रहे हैं। सो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 19.1, What are the measurements on which two observers in relative motion will always agree upon? तो जो फर्स्ट मेजरमेंट है वो मेजरमेंट है स्पीड ऑफ लाइट की। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस स्टडी करते हुए हमने ये बात सीखी कि अगर कोई मूविंग फ्रेम कोई लेज़र बीम फायर करता है इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, जिस मर्जी डायरेक्शन में लेज़र बीम इमिट हो और चाहे जिस मर्जी डायरेक्शन में स्पेसशिप या फ्रेम मूव कर रहा हो, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमेशा वही आती है जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। राउंडेड ऑफ वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब लेज़र बीम और स्पेसशिप एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो एक तो इस मूविंग फ्रेम में जो क्लॉक मौजूद है उसका टाइम डायलेट हो जाता है, वो स्लोली टिक करना स्टार्ट कर देता है, मूविंग फ्रेम का टाइम आहिस्ता पास करना स्टार्ट कर देता है। और इसके साथ साथ ये मूविंग जो स्केल है इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, आगे मौजूद फासले ज़्यादा फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से मूविंग फ्रेम जो है वो भी स्पीड ऑफ लाइट सी ही मेजर करता है। अगर ये कहा जाए कि मूविंग फ्रेम हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो जिस वक्त लेज़र सिग्नल यहाँ पे आएगा मूविंग फ्रेम खुद यहाँ पे आ चुका होगा। सो अपेरेंटली तो यहाँ पे डिस्टेंस कम हो चुका है, लेकिन चूंकि मूविंग फ्रेम खुद भी श्रिंक कर चुका है, उसका टाइम स्केल भी डायलेट हो चुका है और टाइम स्लोली पास कर रहा है, इसलिए जो v = s/t है उसमें सुकड़ जाने की वजह से उसे कम डिस्टेंस ज़्यादा फील होगा और जो टाइम नॉर्मली रेस्ट के ऊपर फ्रेम के अंदर पास कर रहा है उससे कम पास होगा और v की वैल्यू बढ़ के दोबारा से स्पीड ऑफ लाइट c के इक्वल आ जाएगी। इसके अलावा जब कोई चीज़ हाई स्पीड के ऊपर मूव करती है विद स्पीड अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट तो पीछे मौजूद जो स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। ये सेम ऐसे ही है कि जिस तरीके से एक क्लॉथ का पीस हो और इसमें आप किसी पिन को इस क्लॉथ के पीस के अंदर पेनिट्रेट कर दें और उसके बाद इस पिन को खींच के आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करें तो पीछे मौजूद जो क्लॉथ है वो साथ खींचना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम वैसे ही जो स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर है वो इस मूविंग फ्रेम के साथ ड्रैग होता है और डिस्टॉर्ट हो जाता है। ऐसे ही साइडवेज में भी ये जो स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर है ये डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है कि चाहे ये फ्रेम जिस मर्जी डायरेक्शन में मूव करे और जिस मर्जी डायरेक्शन में लेजर बीम फायर की जाए, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट का आंसर एक ही आएगा। दैट मीन्स स्पेस के अंदर c + c का आंसर क्या होगा, c, और c - c का आंसर क्या होगा, वो भी c के इक्वल होगा। जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और नेक्स्ट जो टर्म जिसके ऊपर रिलेटिव मोशन के अंदर मौजूद ऑब्जर्वर्स हमेशा एग्री करते हैं वो है किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है a = f/m। हम ये बात भी जानते हैं कि जब कोई मूविंग फ्रेम रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट पहुंचता है तो उस सूरत में उसका मास इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें मास में वेरिएशन आने लगती है और मास इंक्रीज होता है तो फर्दर उतनी ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो चाहे ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो या मोशन में हो वो एक्सेलरेशन उतनी ही फील करेगा, क्योंकि जब मास इंक्रीज कर गया तो सेम उतनी एक्सेलरेशन के लिए फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर केस ऐसा है कि हमने फोर्स कांस्टेंट रखनी है, दैट मीन्स ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इस केस में जैसे जैसे मास मूविंग फ्रेम का इंक्रीज करता जाएगा सेम फोर्स के ऊपर उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज करती रहेगी और ये जो इफेक्ट है ये दोनों ऑब्जर्वर्स फील करेंगे, चाहे ऑब्जर्वर खुद रिलेटिव मोशन में हो या फिर रेस्ट के ऊपर मौजूद हो, तो एक्सेलरेशन में कमी प्रोमिनेंट हो जाएगी। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन किस तरह से करना है। हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉलोइंग आर द मेजरमेंट्स ऑन विच टू ऑब्जर्वर्स इन रिलेटिव मोशन विल ऑलवेज एग्री अपॉन। नंबर 1, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस इज कांस्टेंट एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर्स।
Hence, two observers will always agree upon the measurement of speed of light. Number 2. As an object gains speed, its mass is increased as given by m is equal to m naught over whole under root 1 minus v square over c square. So, to further increase its velocity, an increasing force is required. Since acceleration is given by a is equal to f over m, so acceleration of moving object is the measurement on which two observers in relative motion will always agree upon. और ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पॉस्टुलेट है जिसके मुताबिक लॉज ऑफ फिजिक्स तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहते हैं, तो हम उन लॉज ऑफ फिजिक्स में से जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 19.2. डज द डायलेशन मीन दैट time really passes more slowly in a moving frame or that it only seems to pass more slowly? So dear students, हमने जो टॉपिक पढ़ा था टाइम डायलेशन का, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर कोई फ्रेम मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्लॉक जो भी टाइम इंटरवल मेजर करेगा वो प्रॉपर टाइम टी नॉट होगा, और इस वक्त ये फ्रेम विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है, और लेट्स से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसे अर्थ यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है और ये रेस्ट के ऊपर है. यहाँ पे जो क्लॉक प्लेस किया जाएगा वो जो भी टाइम इंटरवल मेजर करेगा किसी इवेंट के लिए वो रिलेटिव टाइम t होगा. अब वैसे तो स्पेसशिप इस तरफ जा रहा है और ज़मीन रेस्ट पे है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो रिलेटिव मोशन में है इस फ्रेम के साथ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिलेटिवली दूर जा रहे हैं. लेकिन हम ये बात जानते हैं कि एक्चुअल मूवमेंट इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है जिसने किसी वक्त एक्सेलरेशन फील की थी. तो अब ये दोनों जो टाइम इंटरवल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं इस इक्वेशन के साथ, t इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर का होल अंडर रूट यहाँ पे मौजूद है. सो अब हम ये जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर में मौजूद फैक्टर है वो 1 से स्मॉलर है. सो इस वजह से जो टाइम अर्थ पे किसी भी इवेंट के लिए मेजर होगा वो ग्रेटर होगा टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक प्लेस्ड इन मूविंग फ्रेम. अब चाहे ये इवेंट कहीं पे भी हो, अगर ये इवेंट अर्थ पे हो रहा है या एम्प्टी स्पेस में हो रहा है या फिर इस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई इवेंट हो रहा है, तो उसका टाइम इंटरवल जब मेजर किया जाएगा तो ये क्लॉक जो कि प्रॉपर टाइम टी नॉट मेजर करता है, जो कि मूविंग फ्रेम के अंदर रखा गया है, उसने हमेशा टाइम इंटरवल की वैल्यू कम मेजर करनी है, और ये क्लॉक जो कि रेस्ट के ऊपर मौजूद फ्रेम में रखा गया है जिसे हम इस फ्रेम के हिसाब से रिलेटिव मोशन में कह सकते हैं, इसने हमेशा टाइम इंटरवल ऑफ एनी इवेंट इस क्लॉक की निस्बत ज़्यादा ही मेजर करना है. इसके अलावा ये जो टाइम डायलेशन का कंसेप्ट है जिसमें टाइम स्केल स्ट्रेच हो जाता है और टाइम मूविंग फ्रेम के अंदर स्लो पास करता है, ये तमाम प्रोसेसेस के ऊपर अप्लाई होता है. ये प्रोसेसेस की एग्जांपल्स कौन सी हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, दैट मीन्स जैसे हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है. इसके अलावा डिजिटल सिस्टम्स, दैट मीन्स कंप्यूटर्स या मोबाइल्स के अंदर जो टाइम मेजरिंग इक्विपमेंट है वो भी स्लो हो जाता है. इसके अलावा केमिकल प्रोसेसेस और न्यूक्लियर प्रोसेसेस, दैट मीन्स कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो वो भी स्लोली प्रोसीड करेगा, और केमिकल रिएक्शंस में हम ये बात भी इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एटम्स ऑसिलेट कर रहे हैं तो उनकी ऑसिलेशन भी स्लो हो जाएगी. अब अगर कोई ऑब्जर्वर इस मूविंग फ्रेम के अंदर मौजूद है यहाँ पे इस तरह से, तो चूंकि उस ऑब्जर्वर का अपना मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, न्यूरॉन स्लोली ट्रैवल कर रहे हैं, ब्रीथ स्लोली कर रहा है, हार्ट स्लोली बीट कर रहा है, और जो ब्रेन के अंदर प्रोसेसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी स्लो हो चुके हैं, और साथ ही क्लॉक भी स्लो हो चुका है. तो ये ऑब्जर्वर इस क्लॉक के स्लो होने को फील नहीं कर सकता. यहाँ पे मौजूद ऑब्जर्वर वो अगर इस क्लॉक को ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चलेगा कि ये क्लॉक स्लोली टिक कर रहा है, और इस ऑब्जर्वर को अपना क्लॉक नॉर्मल रेट के ऊपर टिक करता हुआ फील होगा. सो इस डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकली कि ये जो टाइम डायलेशन का प्रोसेस है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको फील हो या इक्वेशंस के जरिए से रिजल्ट आ जाए, ये एक्चुअल है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फैक्ट है. और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 19.1 में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब हम ज़रा इसका आंसर किस तरह से लिखना है वो देख लेते हैं. आंसर इस तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा, एज एन ऑब्जेक्ट स्पीड अप टू अ वैल्यू अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट
the time scale in the moving frame dilates and time actually starts passing slowly as compared to a frame of reference at rest. The time interval in an inertially moving frame, i.e. proper time t0, is related to time interval in a frame at rest, i.e. relative time t, by following relation. तो इनर्शियली मूविंग फ्रेम से क्या मुराद है? एक ऐसा फ्रेम जो कि एक्सेलरेटेड ना हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो यहाँ पे रिलेटिव टाइम और प्रॉपर टाइम आपस में लिंक्ड है इस रिलेशन से t इज इक्वल टू टी नॉट ओवर होल अंडर रूट ऑफ फैक्टर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वेयर t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी नॉट, i.e. t इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट। तो अब ग्रेटर देन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ना हो, उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो, और इक्वल टू तब होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो और उसकी वेलोसिटी ये वाला फैक्टर v जीरो हो जाए। द फिनोमिनन of time dilation is actual and it affects all the natural processes, for example biological processes, digital processes, chemical reactions, nuclear reactions and atomic oscillations etc. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 19.3, if you are moving in a spaceship at a very high speed relative to earth, would you notice a difference in your pulse rate and B in the pulse rate of people on earth? So let's say ये अर्थ है और इसके साथ यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं एक स्पेसशिप। ये स्पेसशिप है और ये स्पेसशिप बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है। इसकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है। अप्रोच करने से मुराद है कंपेरेबल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। और यहाँ पे कोई पर्सन अर्थ के ऊपर मौजूद है और वो अपने पास ही प्लेस्ड एक क्लॉक के जरिए से अपना पल्स रेट मेजर करता है और उसे अपना पल्स रेट कितना फील होता है? उसे फील होता है 72 बीट्स पर सेकंड के रेट के ऊपर। ऐसे ही अगर हम खुद इस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद हैं और इस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक क्लॉक प्लेस्ड है और इस क्लॉक के जरिए से हम अपना ही पल्स रेट मेजर करना चाह रहे हैं, तो ये पल्स रेट कितना आएगा? ये आएगा 72 बीट्स पर सेकंड के इक्वल। दैट मीन्स चाहे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस मर्जी स्पीड से मूव कर रहा है, अगर अपने ही फ्रेम में मौजूद क्लॉक को देखते हुए हम अपने पल्स रेट को मेजर करेंगे तो हमें अपने पल्स रेट में कोई फर्क फील नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस पर्सन को पर्सन ए और क्लॉक को क्लॉक ए का नाम दे दूं और इस पर्सन को पर्सन बी और क्लॉक को क्लॉक बी का नाम दे दूं, तो यहाँ पे ये जो पल्स रेट मेजर किया गया है इसमें पर्सन कौन सा है? पर्सन है ए, और क्लॉक कौन सा है? क्लॉक भी है ए। और इस पल्स रेट के लिए कौन सा पर्सन है जो मेजरमेंट ले रहा है अपने पल्स रेट की? वो है पर्सन बी। और क्लॉक कौन सा है? क्लॉक भी है क्लॉक बी। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे पर्सन ए क्लॉक बी के हिसाब से अपना पल्स रेट मेजर करना चाहे उस क्लॉक के हिसाब से जो खुद स्लो हो चुका है, तो क्या होगा? उसे अपना पल्स रेट इंक्रीज्ड फील होगा। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट तो उसी रेट पे बीट कर रहा है, लेकिन जो टाइम गुजरना है वो टाइम जरा स्लोली गुजर रहा है इस क्लॉक बी के हिसाब से। ऐसे ही अगर बात की जाए कि पर्सन बी अपना पल्स रेट मेजर कर रहा है क्लॉक ए के हिसाब से, तो चूंकि पर्सन बी के तमाम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस स्लो हो चुकी हैं, तो इस वजह से जो उसे अपना पल्स रेट है वो डिक्रीज्ड फील होगा, क्योंकि अब इस पर्सन का हार्ट स्लोली बीट कर रहा है, लेकिन जो टाइम है वो अर्थ पे प्लेस्ड क्लॉक का नॉर्मली पास कर रहा है। इस वजह से उसे अपना पल्स रेट डिक्रीज्ड फील होगा। और इन मेजरमेंट्स में हम हमेशा क्लॉक की पोजीशन का ख्याल रखते हैं। दैट मीन्स अगर इस पर्सन का पल्स रेट इस क्लॉक के हिसाब से मेजर किया जाए, तो चाहे ऑब्जर्वर ये वाला पर्सन हो या फिर ये वाला पर्सन हो, पल्स रेट नॉर्मल फील होगा। ऐसे ही अगर इस पर्सन का पल्स रेट इस क्लॉक के हिसाब से
ऑब्जर्व किया जाए, चाहे ऑब्जर्वर ये पर्सन खुद हो या फिर अर्थ पे मौजूद कोई ऑब्जर्वर हो, तो इस पर्सन का पल्स रेट दोनों ऑब्जर्वर्स को नॉर्मल ही फील होगा। लेकिन जब ऑब्जर्वर ए होगा और क्लॉक बी होगा, तो ऑब्जर्वर ए का हार्ट नॉर्मली बीट कर रहा है और जो क्लॉक बी है वो स्लोली टिक कर रहा है। तो अब जो पल्स रेट है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। अब चाहे ऑब्जर्वर पर्सन ए हो या पर्सन बी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर पर्सन बी का पल्स रेट क्लॉक ए के हिसाब से मूव किया जाए, तो क्लॉक ए तो नॉर्मल रेट पे पास कर रहा है, लेकिन पर्सन बी का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, वो स्लो हो चुके हैं। तो उसका हार्ट अब स्लोली बीट कर रहा है, जिसकी वजह से पर्सन बी का पल्स रेट क्लॉक ए के हिसाब से अब डिक्रीज या स्लो फील होगा। अब चाहे ऑब्जर्वर खुद पर्सन बी हो या फिर पर्सन ए हो। तो यहाँ पे जब बात की जाती है कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है या मोशन में, तो एक्चुअली बात हो रही होती है क्लॉक की, कि क्लॉक रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। तो अब हम जरा देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन किन अल्फाज में करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस तरह से करेंगे। एज अ बॉडी स्पीड्स अप टू स्पीड अप्रोचिंग स्पीड ऑफ लाइट, द टाइम स्केल of the moving frame of reference dilates and time starts passing slowly in the moving frame as given by the relation t is equal to t naught over whole under root 1 minus v square over c square, where t naught is called proper time and it is the time interval of an event measured by a clock placed in a moving frame with relative speed v to an observer at rest, and t is the time interval of the same event as measured by a frame of reference that is actually at rest. Since for all moving frames t is greater than t naught, that means relative time is always greater than the proper time, so time interval of an event is reduced in a moving frame as its time scale is dilated or stretched. So if I am in a moving spaceship, the time scale of the spaceship is dilated and time is passing more slowly in it, i.e. clock placed in the spaceship is slowed down and the biological processes taking place in my body are also slowed down. I will not feel any change in my own pulse rate provided that I am measuring time for calculating my pulse rate using the clock placed in the spaceship in which I am traveling. That means अगर मैं अपने ही स्पेसशिप में मौजूद क्लॉक से अपना ही पल्स रेट मेजर करने के लिए टाइम नोट करूंगा, तो अपने पल्स रेट में कोई फर्क फील नहीं होगा। इसके बाद है since time is passing slowly in the spaceship as compared to time passing in a frame of reference that is actually at rest. For example, on the earth, time is passing at normal rate for people on earth provided that clock used for measuring time for calculating pulse rate is also placed on earth. तो अगर ज़मीन पे मौजूद लोग अपना पल्स रेट अपने ही क्लॉक के हिसाब से मेजर करेंगे तो वो नॉर्मल आएगा। Since my time scale is dilated and time is passing slowly in the spaceship, I will observe an increased pulse rate for the people on earth provided that I use clock placed in the moving spaceship for measuring time to calculate the pulse rate ऑफ पीपल ऑन द अर्थ। तो इसका मतलब है कि अब हार्ट बीट मेजर होगी ज़मीन पे मौजूद पीपल के लिए, और जो क्लॉक यूज़ होगा टाइम मेजरमेंट के लिए वो हम मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज़ करेंगे, तभी हमें ज़मीन के ऊपर मौजूद लोगों का जो पल्स रेट है वो हाई फील होगा, इंक्रीज्ड फील होगा। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज़।